हाय प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूथ कंपटीशन टाइम का जो 2021 का सॉल्व पेपर आया हुआ है, उसको हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दूसरा भाग आदिकाल से संबंधित देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देखा हुआ है। आज हम उससे आगे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 151 से आज देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 151 है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता जो है वह कौन है? तो दोस्तों बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? दोस्तों तो हम सभी लोग जानते हैं इसके रचयिता कौन है, मधुकर हैं, मधुकर कवि हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जो अन्य रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं हैं वो क्या है? जयचंद्र प्रकाश किसका है? तो दोस्तों भट्ट केदार का है जयचंद्र प्रकाश। अब बीसल देव रासु किसका है? नरपत नाल का है। विजय पाल रासु किसका है? तो नल्ल सिंह का है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 152 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 152 है, मिलान करना है सूची एक का सूची दो से। दोस्तों पहला जो है वह बीसल देव रासु किसकी रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बीसल देव रासु वह है नरपत नाल की। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदई की। अब परमाल रासो किसका है? तो वह है जगनिक की। और खुमान रासो किसका है? तो वह है दलपत विजय का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 153 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है? भविष्य काहा के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों, भविष्य काहा के रचनाकार कौन है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं धनपाल हैं भविष्य काहा के रचनाकार। यह एक अपभ्रंश साहित्य है। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। किसकी दोस्तों? धनपाल की रचना है। यह क्या है? अपभ्रंश साहित्य से संबंधित भाषा में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, जबकि पौम चरेऊ रिट्ठल और चरेऊ एवं नागकुमार चरेऊ अपभ्रंश भाषा के कवि जो है स्वयं शंभू की रचनाएं हैं। जबकि महापुराण जो है वह है पुष्पदंत की। ठीक दोस्तों, जबकि दोहा कोश जो है वह है सिद्ध सरहपा की है। सरहपा को राहु संकृतान ने हिंदी का पहला कवि माना हुआ है। ठीक दोस्तों, दोहा कोश का जो संपादन किया है प्रबोध चंद बागची ने किया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 154 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदई हैं। कौन है दोस्तों? चंद्रबरदई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 155 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? दोस्तों विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की है। ठीक दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रम में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी, जिन्हें मैथिल कोकिल, दोस्तों इन्हें विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वह कीर्तलता कीर्त पताका। ठीक दोस्तों, और एक क्या सी है? विद्या पदावली है। ठीक दोस्तों, जिसके लिए ये विख्यात हुए हैं पदावली की रचना के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 156 देख लेते हैं। श्रृंगार काव्य है, क्या है दोस्तों? श्रृंगार काव्य क्या है? विशल देव रासो है श्रृंगार काव्य, परमाल रासो है, जय मयंक जय चंद्रिका है, या फिर पृथ्वीराज रासो है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं विशल देव रासो एक श्रृंगार काव्य है। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? आदिकालीन साहित्य में प्रणीत वीर गाथा काल के अंतर्गत रखी गई जो रचना है वह है विशल देव रासा प्रेम और श्रृंगार का काव्य है। जबकि परमाल रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना है, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका जो है वह मधुकर कवि की है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 157 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 157 क्या है? मैथिल बोली में लोकप्रिय कवि। दोस्तों मैथिल भाषा के जो लोकप्रिय कवि वो कौन है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं विद्यापति हैं। कौन दोस्तों? विद्यापति। इसकी हम दोस्तों लोग व्याख्या देख लेते हैं। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। आदिकाल में विद्यापति ने श्रृंगार कवि, दोस्तों क्या आदिकाल में विद्यापति जो श्रृंगार कवि हुए हैं दोस्तों, ये श्रृंगार कवि हैं आदि कब के? आदिकाल के, जिन्होंने मैथिल भाषा में पदावली की रचना की है। कौन सी रचना की है दोस्तों? पदावली की रचना की है। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा ये कीर्ति सिंह की भी दरबार में रहते थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 158 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं पौंचरई जो रचना है वह किसका है? किसका है दोस्तों? स्वयं शंभू का है। जबकि महापुराण रणकुमार चरयु और जसहर चरयु जो है यह है किसकी? पुष्पदंत की रचना है, जो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 159 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए दोस्तों, सरहपा का जो संबंध है वह किससे है? सिद्ध साहित्य से है, रासो साहित्य से है, नाथ साहित्य से है, फिर जैन साहित्य से है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो सरहपा का संबंध है वह है सिद्ध साहित्य से। ठीक दोस्तों, जबकि स्वयं शंभू और पुष्पदंत का जो है वह किससे है? तो वो है जैन साहित्य से संबंधित। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया हुआ है। रासो साहित्य से संबंधित जो है कवि है वह चंद्रबदई है, जगनिक है, नरपत नाल है आदि रचनाकार जो है रासो साहित्य से संबंधित है। जबकि नाथ साहित्य से संबंधित जो लेखक है वह है गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि। ठीक दोस्तों, जबकि जैन साहित्य से संबंधित जो कवि है वह सालभद्र सूरी है, जिनरत्न सूरी है, देवसेन है, असगु है, विजय सेन सूरी है आदि कवि है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 160 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? निम्न में से एक कौन सी जो रचना है जो है वह शिलांकित है? बताइए दोस्तों, वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो रावलबेल जो रचना है वह है शिलांकित। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? रावलबेल ग्रंथ जो है शिलांकित रचना है। इसकी जो रचयिता है वह कौन है? रोड़ा कवि है। रोड़ा कवि जो समय है वह 10वीं शताब्दी। यह दोस्तों गद्य पद मिश्रित एक चंपू काव्य है। दोस्तों ये पूछा जाता है चंपू काव्य क्या है? तो दोस्तों जो रचना गद्य और पद्य में दोनों मिलाकर लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। इस ग्रंथ की नायिका है कौन है? राउल है। राउल वेल से हिंदी की तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है नखशिख वर्णन की जो परंपरा जो प्रारंभ होती है वह राउल बेल रचना से ही प्रारंभ होती है। ठीक दोस्तों, क्या? नखशिख परंपरा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 161 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? साल भर सूरी की रचना का जो नाम है वह क्या है? दोस्तों साल भर सूरी की जो रचना का नाम है वह कौन सी रचना उन्होंने की है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं भारतेश्वर बाहुबली जो है साल भर सूरी की रचना है। तो दोस्तों साल भर सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जबकि इनकी जो रचना है भारतेश्वर बाहुबली दास को हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सालभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। यह जो दोस्तों 1884 ईस्वी में रचित है। इसमें दोस्तों 205 छंद। यह दोस्तों एक खंड काव्य है। जबकि सुमति गढ़ द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह नेमिनाथ रास। मधुकर कवि द्वारा जो रचित है वह है जस मयंक जस चंद्रिका। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 162 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है? अमीर खुसरो किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों बताइए अमीर खुसरो किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है वह तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हम सभी लोग जानते हैं वह है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने गजल इत्यादि। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है? उपदेश रसायन के जो रचनाकार है वह कौन है? तो दोस्तों उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। कौन है दोस्तों? जिनदत्त सूरी है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी है। यह दोस्तों 12वीं सदी में लिखा गया जो है ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, रचित दोस्तों 810 पद्यों का नित्य गीत यह काव्य है। कौन दोस्तों? उपदेश रसायन जो है 810 पद्यों का नित्य गीत काव्य है। जबकि भविष्य का है कि रचयिता जो है वह धनपाल है। धनपाल कब के? आदिकाल से संबंधित अपभ्रंश भाषा के कवि है। जबकि सालभद्र सूरी के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी और दोस्तों सालभद्र सूरी का। स्थूलभद्र रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी। जबकि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सालभद्र सूरी। ठीक दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 164 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 164 क्या है? निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? दोस्तों हम सभी लोग जानते ही हैं कि अपभ्रंश को और दोस्तों स्वयं शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको दोस्तों? स्वयं शंभू को। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि जो है स्वयं शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयं शंभू जो है 8वीं सदी के रचनाकार थे, 8वीं सदी में विद्यमान थे। ठीक दोस्तों, इनके द्वारा 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, रिठलमेरचर्यु और स्वयं शंभू छंदस। जबकि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि। किसको दोस्तों? प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद को। असरपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 165 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह उपाधि तिरहुत के राजा जो है वह कौन है? राजा शिव सिंह ने दी थी। दोस्तों इनको अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों जो तिरहुत के राजा थे राजा शिव सिंह ने इन्हें दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियां दी हैं। इसके अलावा दोस्तों विद्यापति के अनेक प्रशंसकों ने इन्हें अनेक उपाधियां दी हैं, जो हैं इस प्रकार: कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, लेखन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल गोकुल इत्यादि। ठीक दोस्तों, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों बता चुके हैं ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 166 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह व्याकरण ग्रंथ है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए इसकी हम दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता जो है वह आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। ठीक दोस्तों, उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वह है दामोदर शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, उक्त व्यक्ति प्रकरण में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। यह एक 12वीं शताब्दी में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग है। ठीक दोस्तों, कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ में धराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों किसका? धराधिपति मुंज के। किसके? मुंज के दोहों का साहित्यिक जो महत्व है इसमें सबसे अधिक है। किसमें? चिंतामणि में। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है। दोस्तों ये जो दोहे हैं जो लिखे गए हैं यह अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। जबकि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित है जो राउल वेल की जो रचयिता है वह रूढ़ कवि है। चंद्रबाला के रचयिता जो है वह अशुग है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है? आगम बे पुराणे पंडित माना बहंत पक सिरफल अली आ जिम बहेरित भ्रमयंत। ये यह जो दोस्तों काव्य पंक्तियां है वह किसकी है? तो दोस्तों हम ये जो दोस्तों जो काव्य पंक्तियां है वह किसकी है? कडप्पा की है। किसकी है दोस्तों? कडप्पा की है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो कुछ पंक्तियां दी हैं उसके रचनाकार दिए हुए हैं। दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए हम दोस्तों आगे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग चलते हैं 169 पर। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का जो सही अनुक्रम है दोस्तों बताइए। दोस्तों बताइए सर्वप्रथम कौन आते हैं? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम कौन आते हैं? स्वयं शंभू आते हैं। तो दोस्तों इसमें भी स्वयं शंभू नहीं, इसमें भी स्वयं शंभू नहीं, इसमें भी नहीं है। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस स्वयं शंभू के बाद कौन आते हैं? पुष्पदंत आते हैं, उसके बाद अधमार आते हैं, उसके बाद हेमचंद आते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं शंभू जो है 8वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के, अधमार जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। जो हेमचंद्र है 11वीं से की शताब्दी के रचनाकार हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 170 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणिया, कृष्ण भक्त या रागानुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन दोस्तों किसका है? दोस्तों यह जो कथन है वह किसका है जानते हैं आप लोग? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या, दोस्तों व्याख्या का है वही रचनाएं दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 171 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या फिर सिद्ध कहते हैं? दोस्तों उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञा जो है ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। दोस्तों किसमें चलती रही? सिद्धों में बराबर चलती रही नाद और बिंदु संज्ञाएं। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्ध साधन है। दोस्तों हठ योग मूलतः जो है नाथ संप्रदाय में और देह युक्त साधन है। देह और शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार जो है होता है। क्या होता है? महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरान तक पहुंचकर सिद्ध की अनहद घोष करती है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसके हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 172 देखते हैं। कुछ रचनाकार है, उसके रचनाकार जो है उनको मिलान करना है। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि कौन है? जैनाचार्य मृत्युंग का है। किसका है? जैनाचार्य मृत्युंग का है। और उसके बाद रणमल छंद किसका है? तो दोस्तों श्रीधर का है। जयचंद्र प्रकाश किसका है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो जयचंद्र प्रकाश है वह किसका है? भट्ट केदार का। किसका दोस्तों? भट्ट केदार का है। दामोदर दोस्तों जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? तो दोस्तों जय मयंक जस चंद्रिका जो है वह है मधुकर कवि का। किसका दोस्तों? मधुकर कवि का। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसकी लोग हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि जो 1304 ईस्वी में इसकी रचना काल है और रणमल छल का जो है 1474 में। जयचंद्र प्रकाश का जो है 1224 ईस्वी में। जय मयंक जस चंद्रिका का जो समय है वह है 1243 ईस्वी में। जबकि लखम सेन पद्मावती जो रचना काल समय है वह है 1459 में। ठीक दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? दामोदर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 173 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? दोस्तों बताइए पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो दोस्तों पुरुष परीक्षा जो है वह विद्यापति की रचना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें एक नया मिला कि पुरुष किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है विद्यापति की। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या क्या है? पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो किस भाषा में है? दोस्तों संस्कृत भाषा में। दोस्तों हमको ये भी नया मिला कि यह जो है संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की जो अन्य रचनाएं वह कौन कौन सी है? शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त रंगड़ी है, भूपक्रिमा जैसे आज रचना जो है दोस्तों ये संस्कृत में है। जबकि अवट भाषा में कौन सी है? कीर्तलता और कीर्त पताका है। कीर्त पताका दोस्तों अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और दोस्तों मैथिल भाषा में जो रचनाएं है वह कौन सी है? दोस्तों पदावली है और गोरक्ष विजय है जो एक नाटक है। क्या है दोस्तों? गोरख विजय क्या है? एक नाटक है। जबकि देवसेन के जो ग्रंथ है वह कौन कौन से हैं? श्रावकाचार है, नय चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्व सार है तथा
सावपधम दोहा है इत्यादि हैं। ठीक दोस्तों। जबकि गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी है? डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 जो ग्रंथ हैं को प्रमाणिक मानकर इसका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ठीक दोस्तों। इनकी जो रचनाएं हैं वह कौन सी शब्द हैं, पद हैं और कौन सी रचना है दोस्तों? शिष्य दर्शन है, प्राण सांकली है, नरवय बोध है, आत्मा बोध है दोस्तों। ये नरवय बोध, आत्मा बोध, प्राण सांकली दोस्तों ये सब पूछता है। और अभय मात्रा, योग, 15 तीर्थ, सप्तवार। ठीक दोस्तों। आदि रचना इनकी है। चलिए दोस्तों, ज्योतिषवर ठाकुर की जो ग्रंथ है वह है कौन सा? वर्ण रत्नाकर है। ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेना के श्रावकाचार्य को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है। ठीक दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र ने भी श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा राहुल संकीर्तन ने भी श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन के नए चक्र की लघु नए चक्र का नाम भी दिया दोस्तों। देवसेन के जो रचना है नए चक्र की, जो नए चक्र जो है उसको लघु नए चक्र नाम भी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 174 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 174 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताइए, जो पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक नहीं मानता है तो दोस्तों वह है मोहनलाल विशुलाल पांड्या। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? जो विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं और अप्रमाणिक मानते हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास, मिश्रबंद, मोहनलाल विशुलाल पांड्या, कर्नल टाड। ठीक दोस्तों। जबकि अप्रमाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद है, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा है, बुलर है। जबकि अप्रमाणिक में मुनि जन विजय हैं, मोहन सिंह है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीत कुमार चटर्जी हैं। ठीक दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। अब मथुरा प्रसाद दीक्षित जो प्रमाणिक मानते हैं, राम कुमार वर्मा और मुरादिन जो है क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं और अगरचंद जो है अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। ये कुछ रचनाएं हैं और उसके लेखक जो है दोस्तों हमको इसको मिलान करना है। तो दोस्तों बताइए, फिर राउल बेल दोस्तों किसकी रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं राउल बेल जो रचना है वह है रोड़ा कवि की। किसकी दोस्तों? रोड़ा कवि की है। खुमार रासो किसकी है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं खुमार रासो जो है वह दलपत विजय की है। किसकी है दोस्तों? दलपत विजय की है खुमार रासो। चंदन बाला रास किसका है? तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं चंदन बाला रास जो है वह असगु की, योगाचार्य जो है वह है डोम विभाग की। किसका है दोस्तों? डोम विभाग की। आप बी सही हो जाएगा। तो ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 176 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? कीर्तलता किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कीर्तलता जो है वह अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना है विद्यापत पदावली की, विद्यापत की है। कीर्तलता की भाषा अवहट्ट है, इसके लेखक जो है विद्यापति हैं। ठीक दोस्तों। विद्यापति की जो रचनाएं हैं और जो जिस भाषा में लिखे गए उसको देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में ये रचनाएं लिखी गई, कुछ अवहट्ट या अपभ्रंश भाषा में, कुछ मैथिली भाषा में। दोस्तों पदावली जो है वह मैथिली भाषा में लिखा गया है और गोरक्ष विजय जो है यह जो नाटक है यह भी जो है दोस्तों मैथिली भाषा में लिखा गया। जबकि कीर्तलता कीर्त पताका जो है दोस्तों अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। कीर्तलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया गया है। जबकि जो दोस्तों संस्कृत इनके ग्रंथ है वह है शैव सर्वसार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी और भूपक्रिमा दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा इत्यादि रचनाएं किसकी है? विद्यापति की है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 177 देखते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने भी नहीं किया है, कुतुबन ने भी नहीं किया है, मंझन ने भी किया है। जबकि अब्दुल रहमान ने आदिकाल में ये कवि है और अवहट्ट भाषा में इन्होंने रचनाएं की है। इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। ठीक दोस्तों। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ जो है संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। यह
एक बिरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया है, जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा जो है वह है अवधी। अमीर खुसरो की भाषा जो है वह है खड़ी बोली, जिसे हिंदी में भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 178 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 क्या है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं आदिकाल को जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है वीर गाथा काल। वीर गाथा का नाम किसने दिया है दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया है। चलिए देख लेते हैं जो अन्य रचनाकार जो हैं आदिकाल का क्या नाम दिया, उसको भी देख लेते हैं। चरण काल जो नाम दिया है विदेशन ने दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृताय ने दिया है। बीजवापन काल जो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चरण काल या संधि काल जो है रामकुमार वर्मा ने दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 179 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है? सही कालक्रम हमें बताना है दोस्तों। सर्वप्रथम में इसमें सही कालक्रम बताना है। सर्वप्रथम कौन आता है दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम सरहपा आते हैं। सरहपा इसमें ऑप्शन है, सरहपा इसमें ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? सरहपा के बाद दोस्तों गोरखनाथ आते हैं, फिर हेमचंद आते हैं, फिर उसके बाद सोमप्रभु सूरी आते हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? सरहपा का जो समय है वह है 7वीं से 8वीं शताब्दी। गोरखनाथ जो है इनका जो समय है 845 ईस्वी राहुल संकीर्तन के अनुसार। ठीक दोस्तों, राहुल संकीर्तन का समय 845 ईस्वी माने हैं। जबकि हेमचंद का जो समय है वह है 1088 ईस्वी, जिसको 11वीं शताब्दी कहते हैं। और सोम प्रभु सूरी का जो समय है वह है 12वीं शताब्दी 1184 ईस्वी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 180 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या है? आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों आल्हा खंड जो है वह किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों इसमें यह नया क्वेश्चन है जो अभी तक पाठ पढ़ाए हैं। आल्हा खंड के ये अभी तक नहीं पूछा था कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए कि आल्हा खंड जो है वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक दोस्तों, कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है इसका? रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा यह लिखा गया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है, जो 1230 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक वीर गीत, जिसे वीर काव्य भी कहते हैं, समानता वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक वीर काव्य है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे कल मिलेंगे। जब मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आप सबको एक चीज बता दें, जो लोग पीडीएफ मांग रहे हैं तो दोस्तों ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। जैसे ही आदिकाल से संबंधित यह वीडियो पूरा हम लोग प्रश्न पत्र देख लेंगे, उसके बाद पूरा जो इसका जो पीडीएफ है इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों,